ओके, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, वैसे सेल्स को भी हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक या एक से ज्यादा सेल्स ऐसे एक सीरीज में यानी कि एक लाइन में लगा देते हैं। तो लेट अस से ये काफी सारे सेल्स हैं। सब सिंप्लिसिटी के लिए, डेरिवेशन के लिए मैंने सारे सेल आइडेंटिकल लिए हैं। तो हर सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अब ये सारे सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और मिलकर ये करंट दे रहे हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो ये हमारा एक सर्किट बन गया जिसमें हमने सेल्स इन सीरीज दिखाए हैं। अब आपको याद रखना है कि जो जब सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो सारे सेल्स की ईएमएफ के सम के इक्वल होता है। यानी कि फर्स्ट सेल का ईएमएफ प्लस सेकंड सेल का ईएमएफ प्लस थर्ड सेल का ईएमएफ, ऐसे करते जाना है एन सेल्स के लिए। अब क्योंकि मैंने सारे सेल्स इक्वल ईएमएफ के लिए हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एन इंटू ई हो जाएगा। आल्सो जो आर इक्विवेलेंट है वो, अब आपको ये भी पता है कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस है वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो हम इन रेजिस्टेंस को भी ऐड कर देते हैं तो हमारा बड़ा इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकल आएगा इंटरनल। नाउ करंट, अब आपको पता है किसी भी सर्किट में जो टोटल करंट होता है वो बराबर होता है टोटल ईएमएफ, जिसको हम नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कहते हैं, बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ इस सर्किट का हो गया एन इंटू ई और टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस एन इंटू स्मॉल आर। तो ये अब एक फार्मूले की तरह बन गया कि अगर हम सेल को सीरीज में यूज करेंगे तो करंट सर्किट को इतना मिलेगा, राइट। यहाँ पे दो बातें याद रखने वाली हैं, नोट। पहली बात, कई बार हम सेल्स को ऑपोजिट पोलैरिटी से भी जोड़ सकते हैं सीरीज में। जैसे मान लो ये दो सेल हैं E1 और E2, इन दोनों को मैंने दिखाया तो सीरीज में है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये इनके सबके पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड नहीं है। इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, जबकि इसका नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। अगर ऐसा होता है तो जो इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ सर्किट का हो जाएगा वो E1 माइनस E2 हो जाएगा। यानी कि तब हमें इन्हें ऐड नहीं करना है, E1 माइनस E2 मतलब एक तरह से डिफरेंस लेना है जिन जिन सेल की पोलैरिटी रिवर्स है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट in the circuit, cells should be connected in parallel series, should be connected in series only if capital R is much greater than small r equivalent। यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जब उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू आती है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करके फायदा होता है, राइट। तो ये सारी नॉलेज है अगर हम सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन को कहते हैं सेल्स इन पैरेलल, और इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने की डेरिवेशन कोर्स में भी है, तो इसको आपने एज अ डेरिवेशन भी देखना है कि सेल्स इन पैरेलल कैसे करते हैं और
इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनेगा। अब दो या दो से ज्यादा सेल्स पैरेलल में तब होते हैं जब हम उनके एक टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं और दूसरे टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे। सिंपलिसिटी के लिए हमने दो ही यहाँ पर सेल दिखाए हैं पैरेलल में जोड़े हुए, और इन दोनों सेल्स को जोड़कर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस स्विच ऑन करने पर इनसे करंट लेंगे, राइट। तो मान लेते हैं ये वाला सेल का ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और ये वाले सेल का ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो ये दोनों अलग अलग सेल हैं जिनका ईएमएफ E1 E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। अब जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये वाला सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ करंट फ्लो करेगा, लेट अस से I1, और नीचे वाले सेल से भी कुछ करंट फ्लो करेगा I2। अब ये दोनों करंट इस पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे और I1 प्लस I2 जो टोटल करंट है वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सेल 1 में क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल में से क्योंकि I1 करंट निकल रहा है तो I1 करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा, और ऐसे ही सेल 2 के नेगेटिव टर्मिनल से I2 करंट एंटर कर जाएगा। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको आनी चाहिए, और ये हमने करंट डिवाइड कर दिया। अब हम इस नॉलेज से इसकी डेरिवेशन करेंगे। नाउ टोटल करंट, अब आपको नजर आ रहा है कि इस सर्किट में जो टोटल करंट आई है वो बराबर है I1 प्लस I2 के। तो जो टोटल करंट I फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2। अभी इसे हम इक्वेशन 1 कह के रख देते हैं। अब हमें ये भी पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस सेल 1 के अक्रॉस मिलेगा दोनों टर्मिनल पे, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेल 2 के अक्रॉस भी मिलेगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस भी मिलेगा। कारण क्योंकि ये एक्सटर्नल रेजिस्टर सेल 1 और सेल 2 तीनों पैरेलल में, तो क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल में आपस में, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हम अक्रॉस सेल 1 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं V। अब हमने लास्ट क्लास में फार्मूला निकाला था कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है EMF ऑफ द सेल माइनस IR, जो करंट फ्लो कर रहा है वो सप्लाई कर रहा है सेल, इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो V बराबर होता है E1 माइनस I1 R1। यहां से हम I1 R1 को बराबर लिख सकते हैं E1 माइनस V के। तो हमने I1 को यहां से फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ EMF V एंड R1। अब सिमिलरली हम I2 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं सेकंड सेल के लिए। तो हम सारे स्टेप ना लिखकर सीधा ही सेल 2 की वैल्यू ले लेते हैं। तो सेल 2 का EMF है E2, सेल 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो भी V मिल रहा है बाय R2। तो ये हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, यूज वैल्यूज ऑफ I1 and I2 from equation 2 and 3 in equation 1। तो हम ये I1 और I2 की जो वैल्यू फाइंड की हैं उसको इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में I1 की जगह आ जाएगा I1 माइनस V बाय R1, और I2 के जगह आ जाएगा E2 माइनस V बाय
R2। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो I बराबर आ जाएगा, हम R1 से टर्म्स को इंडिपेंडेंट डिवाइड कर देंगे और ऐसे ही स्मॉल r2 को भी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने मैथ्स थोड़ा यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में हम जो EMF वाली दोनों टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और बाकी जो टर्म बची V वाली उनमें अगर ध्यान से देखें तो माइनस V कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब हम इसको फर्दर थोड़ा LCM लेके सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो पहली ब्रैकेट में R1 R2 LCM आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 और ऐसे ही सेकेंड टर्म की ब्रैकेट में R1 R2 LCM आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप में LCM ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी जो टर्म है राइट साइड पड़ी है उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं और जो I वाली टर्म है उसे राइट साइड ले जाते हैं। तो हमने ये टर्म्स को थोड़ा शिफ्ट कर दिया। ओके, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये जब हम इसको फाइनल आंसर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं V को बिल्कुल अलग रखूं, V के साथ ये जो ब्रैकेट आ रही है वो नहीं आए। तो उसके लिए मैं ये पूरी की पूरी ब्रैकेट को अब एक बार फिर से V से अलग करने के लिए राइट साइड ले जाता हूं। तो क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, या इनको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड जाके लेकिन उल्टा करके। तो ये R1 R2 ऊपर आ जाएगा और R2 प्लस R1 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही I के साथ भी ये ब्रैकेट R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। तो मैंने V से वो वाली जो ब्रैकेट थी उसको अलग कर दिया। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बेसिक यूज किया। अब R1 R2 से ये R1 R2 कैंसिल हो रहा है, तो V बराबर आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 माइनस I R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। लेट अस से इसे भी हम इक्वेशन 4 कहते हैं। अब हम फाइनल रिजल्ट से बहुत क्लोज हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो भी एग्जामिनर ने हमें सर्किट दिया था कि हमें कैपिटल R में से करंट फ्लो करवाना है I1 प्लस I2, वो एक ही सिंगल बैटरी ये काम कर रही है जिसे हम इक्विवेलेंट बैटरी कहेंगे और उसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और ये I करंट फ्लो करा रहा है। अब अगर एक ही सेल हो तो हमें ये फार्मूला पता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो होता है E माइनस I इंटू आर इक्वलेंट, V इज इक्वल टू E माइनस IR सिंगल सेल के लिए। अब इसे लेटर से इस सिंगल सेल के लिए हम यही इक्वेशन लिख लेते हैं। अब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, अब हम इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट आ गया कि जब भी दो सेल पैरेलल में जुड़ेंगे तो उनका इक्विवेलेंट EMF हम कैसे फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 और R इक्विवेलेंट बनेगा जो I के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट, यानी कि R1 R2 अपॉन R2 प्लस R। तो अब ये फार्मूले बन गए
कि जब भी दो सेल पैरेलल में यूज होंगे तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और आर इक्विवेलेंट इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो इस डेरिवेशन को थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से देख लेना आगे बढ़ने से पहले। उसके बाद नोट कुछ सीखते हैं। कई बार क्या होता है, हम सेल को ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ लगा देते हैं पैरेलल। जैसे कि हमने सेल को यूज तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया है, लेकिन जैसे कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख रहे हो कि दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल इक्वली कनेक्टेड नहीं है। पहले सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट है एंड वाइस वर्सा। तो उस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाता है वो ऊपर के फार्मूले की तरह ही होता है, बस बीच में माइनस साइन लगा देना है। तो आपने ऊपर के फार्मूले में ही को ही यूज करना है, लेकिन बीच में माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि E1R2 माइनस E2R1, नीचे प्लस ही साइन रहेगा और आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट में क्योंकि रेजिस्टेंस की पोलैरिटी नहीं होती है प्लस माइनस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही रहेगा जो पहले वाला था। तो ये फार्मूले यूज होंगे इफ सेल्स आर कनेक्टेड विथ opposite polarities in parallel, राइट। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट सर्किट से बाहर आए, cells should be connected in parallel if capital R is less than R equivalent। कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट से बहुत कम वैल्यू का आए। हाँ जी, तो ये बात भी याद रखनी है कि हमें इनको पैरेलल में तब कनेक्ट करना होता है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफ़ी छोटी वैल्यू का होता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। तीसरा कॉम्बिनेशन होता है जिसे मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग्स में जैसे कि नाम ही बता रहा है कि हम दोनों कॉम्बिनेशन को मिक्स करके यूज करेंगे, सीरीज भी और पैरेलल भी। तो पहले इसके लिए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं कि मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है। तो मान लो ये हमारे पास m सेल्स एक रो में लगे हुए हैं और हमने ऐसे m सेल्स की आगे n रोज बनाई है। तो हमारे पास कुछ सेल्स सीरीज में है एक रो में और ऐसे काफी सारी रोज हैं। तो ये हमने n रोज दिखा दी और हर रो में m सेल्स दिखा दिए और इनको भी वही एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस से करंट दिलवाना है। तो सिंपलिसिटी के लिए हम हर सेल का ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लेंगे। तो हर सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो सबसे पहले हम ईएमएफ, नेट ईएमएफ ऑफ फर्स्ट रो विल बी। अब क्योंकि पहली रो में सारे सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं और सीरीज में जो नेट ईएमएफ होता है वो हर ईएमएफ के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो मैं
पहले सेल की वैल्यू ई, दूसरे सेल की भी वैल्यू ई, तीसरे सेल की भी वैल्यू ई, अप टू m टाइम्स ऐड कर दूंगा तो ये m इंटू ई हो जाएगा। तो ये हमने नेट ईएमएफ ऑफ फर्स्ट रो निकाल लिया। नाउ equivalent EMF of all rows will be same as EMF of one row. EMF of one row. अब जो इक्विवेलेंट EMF बनेगा सारी रोज का वो बराबर होगा जो EMF एक रो का है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी रोज आपस में पैरेलल में, और अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो हर पैरेलल रोज पे बराबर रहता है, तो इसलिए ईएमएफ भी हर रो का बराबर ही मिलेगा। तो जो ई इक्विवेलेंट होगा वो एम इंटू ई हो जाएगा। तो हमने ई इक्विवेलेंट तो निकाल लिया इस पूरे सर्किट का, सारी रोज का। आल्सो अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रो, अब हम फर्स्ट रो का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। R1 क्या देते हैं? अब क्योंकि एक रो में सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो हम इन स्मॉल r प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल r इन वैल्यूज को m टाइम्स ऐड कर देंगे, तो ये m इंटू r हो जाएगा एक रो का। Therefore internal resistance of all rows in parallel will be, तो अब हम इन सारी रोज का रेजिस्टेंस पैरेलल में निकाल लेंगे। अब आप सबको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें हर रो की वैल्यू को रेसिप्रोकली ऐड करना होता है। तो क्योंकि ये n रोज हैं तो इस वैल्यू को फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो ऐसे n टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा। अब फर्स्ट रो का रेजिस्टेंस होगा m इंटू आर, सेकेंड रो का भी m इंटू आर ही होगा, थर्ड रो का भी m इंटू आर होगा। तो ये अप टू n टाइम्स यही वैल्यू हो जाएगी। तो 1 बाय आर पी हो जाएगा 1 बाय एम आर इंटू एन। तो हमने यहाँ से आर पी निकाल लिया कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा? एम आर बाय एन, राइट। तो इस तरह से हमने इक्वेशन 1 में इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकाल लिया और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। नाउ करंट, अब हम करंट निकालते हैं। अब करंट किसी भी सर्किट में बराबर होता है टोटल ईएमएफ, जिसको इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कहते हैं सर्किट का, ओवर टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा निकला m इंटू ई और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकला एम आर बाय स्मॉल एन। यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो स्मॉल एन एलसीएम आ जाएगा और वो स्मॉल एन एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा अब फार्मूला बन जाएगा कि द करंट इन मिक्स ग्रुपिंग कितना होगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सर्किट फॉर मिक्स ग्रुपिंग, राइट। तो आपको ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। अब यहाँ पे भी एक और बात याद रखनी है, नोट टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। अगर हम मैक्सिमम करंट सर्किट में चाहते हैं तो हमें मिक्स ग्रुपिंग करनी पड़ती है।
mix grouping of cells is done if कैपिटल R इज इक्वल टू R इक्वलेंट, कि जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस होता है अगर उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स, जिसे हम इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, अगर उसके बराबर हो जाए तो हम मिक्स ग्रुपिंग यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आज की क्लास में जो करवाया उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना और नोट डाउन कर लेना रजिस्टर में जो स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं इस क्लास के दौरान। नेक्स्ट क्लास में हम इसी नॉलेज के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्लस आगे की स्टडी करेंगे।